हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनि केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे रखे हैं और मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दे रखा है। तो एक एक करके हम थ्योरेटिकल जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो काफ़ी बड़े हैं तो उनको एग्जाम में पूछना इतना आसान नहीं रहता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। मतलब ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से रिपीट करूँ, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम, ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी के अगर कंपेयर में फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं तो वहां पर यह था कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कंपेयर कर दिया। तो यहां पर कई बार क्या होता है, हम केवल यूनिवर्स याद कर लेते हैं इस टाइप से, तो वो क्या कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सेकेंड क्या कह रहा है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम, ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, या सिंपल हीट भी कह सकते हैं। मतलब जितनी भी तरह की एनर्जी है उसको हम कंप्लीटली का मतलब 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे क्या दे रखा है, बट हीट एनर्जी कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि जितनी तरह की एनर्जी है, हमने देखा डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंथैल्पी, ईटीसी, काफ़ी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि आप डिफरेंट फॉर्म जो है एनर्जी की उसको 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बट हीट एनर्जी कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क एनर्जी। तो यहाँ पर हीट को भी एनर्जी मान रहा है, हम जानते हैं हीट भी क्या एक तरह से एनर्जी है और वर्क भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सिंपल सा क्लियर हो गया कि 100% आप सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, एक स्टेटमेंट और दे रखा है, लगभग मिलता जुलता ही है, तो हम आगे देख लेंगे। आगे दे रखा है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस। देखिए यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम की जब बात हुई थी 0th लॉ में, तो मैंने कहा था थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों में जो हीट की मात्रा है वो सेम है, या उसको हम मेजर कैसे करते हैं, टेम्परेचर से। तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम होता है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो वहां पर अगर मैं नेट फ्लो ऑफ हीट की बात करूं तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होती है। ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए एक बॉडी है आपके ए, या सिस्टम कुछ भी कह लीजिए, और एक है बी। अब मैंने क्या कहा कि ए का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हीट तो दोनों साइड फ्लो हो रही है, हाई से लो भी हो रही है और लो से हाई भी हो रही है। जैसे मैंने कहा इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ हीट फ्लो की, तो दोनों साइड हीट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ए से बी भी हो रही है और बी से ए भी हो रही है, लेकिन टेम्परेचर ए का ज़्यादा है। तो यहाँ पर नेट फ्लो जो है वो क्या है, बी की तरफ है। मतलब दोनों डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है, लेकिन अगर मैं नेट फ्लो की बात करूं, ओवरऑल फ्लो की बात करूं, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर नॉर्मली हीट फ्लो होती है स्पॉन्टेनियसली। मतलब स्वतः जो हीट फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। वापस से रिपीट करते हैं, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जो हीट का फ्लो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः होता है, अपने आप होता है। बट the flow of heat from lower to higher temperature is not possible unaided by any external agency। कहने का मतलब यह है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जो हीट फ्लो होगी वो अपने आप होगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो हो, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब आपको एनर्जी का सोर्स देना पड़ेगा, या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी लगानी आपको पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अंदर के एनवायरनमेंट को ठंडा करता है, जबकि बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है। तो वो कर क्या रहा है, अंदर की हीट को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। मतलब लो टेम्परेचर से कहाँ फेंक रहा है, हाई टेम्परेचर। मतलब बिना एक्सटर्नल एजेंसी के आप हीट की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नॉर्मली जो स्पॉन्टेनियसली हीट की फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या है, हाई टेम्परेचर से
लो टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, ऑल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये मैंने 3 टर्म बताई थी कि नेचुरल प्रोसेस अगर है तो वो इरिवर्सिबल है और वो स्पॉन्टेनियस है। उसके कंपैरिजन में अगर वो रिवर्सिबल है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और दूसरी बात, वहाँ पर आप क्या कहोगे कि नेचुरल प्रोसेस नहीं है। समझ में आ रही बात? तो नेचुरल है तो इरिवर्सिबल है तो स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पर अगर इरिवर्सिबल के कंपैरिजन में रिवर्सिबल है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस नहीं होते। रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों जगह दोनों टर्म दे रखी होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये भी दे रखा होता है कि वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं और ये भी दे रखा होता है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। कई बार दोनों को हम एक ही कंसिडर कर लेते हैं, कई बार हम उसको डिफरेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ऑल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी जो प्रोसेस हैं, नेचुरल प्रोसेस आप कहोगे या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप कहोगे, वो कहाँ जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं, मतलब साम्य की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, साम्य की तरफ। ठीक है, इसके बाद दे रखा है ऑल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस हैं वो आप कहोगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं और वो आप क्या कह सकते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तो नेचुरल प्रोसेस कहूँ या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहूँ या इरिवर्सिबल कहूँ, तीनों का जो मीनिंग है वो लगभग एक डायरेक्शन में, बिल्कुल एक नहीं है, मतलब तो अलग है लेकिन तीनों एक साथ चलते हैं। मतलब अगर आपके नेचुरल प्रोसेस है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा और स्पॉन्टेनियस है तो वो इरिवर्सिबल होगा। वहीं पर अगर नेचुरल प्रोसेस नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इरिवर्सिबल की जगह रिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस की जगह नॉन स्पॉन्टेनियस और नेचुरल की जगह नॉन नेचुरल या नेचुरल नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको डिफरेंस है, ध्यान रखना है। अब देखिए इक्विलिब्रियम से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ये स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल्दो वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल नेचुरली अकरिंग, ब्रैकेट में दे रखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट मैक्सिमम वर्क कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय अ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए ये जब मैंने आपको वर्क के डिफरेंट फॉर्मूले बताए थे लास्ट वीडियो में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वर्क है, डब्ल्यू मैक्स है, वो किस प्रोसेस में होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखी है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं जिसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह सकते हैं, वर्क तो वहाँ पर भी होता है, लेकिन जो मैक्सिमम वर्क है वो कहाँ पर होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है या जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है वहाँ पर भी वर्क हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम वर्क किस में पॉसिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑल्दो वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस पे से भी हम वर्क करवा सकते हैं, वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं, बट मैक्सिमम वर्क कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर वर्क की बात कर रहा हूँ और वो वर्क है वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर मैं यहाँ पर ये जो वर्क की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इस पिस्टन, ये गैस का सिलेंडर है और मैंने कहा ये पिस्टन है, जैसे कि हमने पहले देख रखा है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि इंटरनल प्रेशर है PI और एक्सटर्नल प्रेशर है PE, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब मैक्सिमम वर्क की कंडीशन क्या है वो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जब मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में समझाया था तो वहाँ पर मैंने कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या है कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में इनफाइनेटेसिमली डिफरेंस होना चाहिए, मतलब बहुत मामूली सा अंतर, नगण्य अंतर होना चाहिए। लेकिन अगर अंतर बहुत ज़्यादा होता है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा कि मैं वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कि मैक्सिमम वर्क में वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बाय द सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन कब होगा, जब PI ग्रेटर देन होगा PE से। एक्सपेंशन कब होगा, जब PI ग्रेटर देन होगा PE से। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि अगर PI PE से बहुत ज़्यादा है तो आप इसको एक ऐसे समझो कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, -PdV, और ये P होता है एक्सटर्नल,
ये P क्या होता है, एक्सटर्नल। अब आप क्या चाह रहे हो कि वर्क ज़्यादा हो, तो वर्क ज़्यादा होने के लिए P एक्सटर्नल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा करते करते इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि PI से ज़्यादा हो जाए। तो PI से ज़्यादा होगा तो कंप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि वर्क डन मैक्सिमम होने के लिए PE ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन PI से थोड़ा सा कम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो वो कंडीशन होती है रिवर्सिबल की, जब डिफरेंस बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि PE ज़्यादा होगा तो वर्क ज़्यादा होगा, लेकिन अगर PE PI से ज़्यादा हो गया तो एक्सपेंशन की जगह क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन लगाई है कि मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल में होता है, तो उसको मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। क्यों? क्योंकि आपके जब डिफरेंस बहुत कम है एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में, तो वो रिवर्सिबल की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? रिवर्सिबल की। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। अब ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट देखा था ये वाला, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो वहां पर हमने कहा था कि 100% बाकी एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो एक कंडीशन थी, मैंने आपसे कहा था एक स्टेटमेंट और आएगा, तो ये कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट। इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब 100%, मतलब बराबर मात्रा में, जितनी हीट है बराबर मात्रा में ऑफ वर्क, विदाउट प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन सम पार्ट ऑफ द सिस्टम और द सराउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग में चेंज करते हो तब तो आप 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सिस्टम में कोई चेंज ना हो, सिस्टम की कोई स्टेट जो है वो उसमें चेंज ना हो, उसके बाद में 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कब? जब सिस्टम और सराउंडिंग की स्टेट में कोई चेंज ना हो। अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग की स्टेट में चेंज करता हूं तो वहां पर 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर ये कंडीशन मेंशन है, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था पहले ही कि भाई 100% हीट को आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक छुपा हुआ क्लॉज है। क्या क्लॉज है? विदाउट प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन सम पार्ट ऑफ द सिस्टम और द सराउंडिंग। तो कहने का मतलब ये कि आप ये चाहो कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज ना हो और 100% हीट 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग में चेंज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, देखिए यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट साइंटिस्ट के बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, लेकिन मैंने जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें भी मैंने कहा था जो बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट है वो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने जितना आपके काम का है उतना यहाँ पर मैंशन कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस सेकेंड लॉ इज डिफाइंड एज इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। क्लॉसियस के हिसाब से ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ एक्टिंग मशीन जो अपने आप कार्य करे, unaided by any external source which can transfer heat from a body at lower temperature towards the body at higher temperature। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर क्या करे, फ्लो करा दे, वो भी अपने आप। मशीन बनाना तो पॉसिबल है लेकिन उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस सेकंड लॉ इज डिफाइंड एज इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेल्फ एक्टिंग मशीन का मतलब स्वतः चालित यंत्र, मतलब ऐसी मशीन जो स्वतः चालित हो, अपने आप चालित हो, उसके लिए आपको कोई एनर्जी का सोर्स देना ना पड़े। अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब यहाँ पर एनर्जी से है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है, एनर्जी से, कि भाई आप जो मशीन है उसको कौन सी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो। Which can transfer heat from a body at lower temperature towards the body at high temperature। मतलब ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट को फ्लो करे लेकिन कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ना ले। अब ध्यान रखना यहाँ पर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का भी एक स्टेटमेंट था इसी टाइप का, मतलब एग्जैक्ट नहीं था, थोड़ा मिलता जुलता था, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हीट फ्लो की डायरेक्शन की बात आ रही तो सेकंड लॉ है, वहाँ पर हमने कहा था ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कार्य तो कर दे लेकिन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ना ले एक्सटर्नल एजेंसी से। तो ये आपके क्लियर हो गया आई थिंक। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट बताया कि जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है वो कौन सा स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। फिर एक स्टेटमेंट हमने कहा था कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं,
इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम या प्रोसेस कहाँ जा रहा है, सिस्टम कहाँ जा रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ, और ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब इक्विलिब्रियम की साइड एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ds इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ रिवर्सिबल लिखा हुआ है, ये इक्वल टू तभी आएगा जब ये रिवर्सिबल है, अगर रिवर्सिबल नहीं है तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या लिखा, ds इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसका मतलब जो एंट्रोपी में चेंज है वो किसके बराबर है, हीट में चेंज रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीट में चेंज जीरो हो, अगर हीट में चेंज जीरो हो तो dq जीरो हो जाएगा, और dq जीरो होगा तो ds भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या हिंट दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, ध्यान रखना एडियाबैटिक रिवर्सिबल लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए लिखा है और कंडीशन भी मैं रिवर्सिबल के लिए ही बता रहा हूँ। अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको पता है कि जो हीट है वो कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, हीट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर जो dq है वो जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है तो हीट में चेंज जीरो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हीट में चेंज जीरो है तो ds भी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब s क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपसे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि जब आप प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप कहोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर ऑप्शन ना दे रखा हो टेम्परेचर का तो उसकी जगह दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी हो सकता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है, आइडियल केस में। दूसरा यहाँ पर मैंने ये कंडीशन आपको बता दी कि अगर आपके एडियाबैटिक प्रोसेस है तो पूछेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, हीट। अगर हीट का ऑप्शन दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर हीट का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो वहाँ पर एंट्रोपी ऑप्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है सेकेंड लॉ का, वो हमने क्या देखा, ds इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो अगर हीट में चेंज जीरो है तो एंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट हीट इंजन। स्पेशली जो है सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते लेकिन उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर कार्नोट साइकिल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो हीट इंजन है वहाँ पर हीट एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्नोट साइकिल क्या है और कार्नोट हीट इंजन का कंसेप्ट क्या है। देखिए अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और साथ के साथ कंडीशन क्या थी कि उसके स्टेट में, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्नोट साइकिल उसी प्रोसेस को बता रहा है, साइक्लिक प्रोसेस को बता रहा है कि भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करो और लास्ट में वहीं पर पहुंच गया। तो यहाँ पर स्टेट कोई चेंज नहीं हुई है, मतलब आपके सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं है। तो वहाँ पर यह देखा गया है कि कितनी हीट को कितने वर्क में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो एक कंसेप्ट है यहाँ पर। अब कार्नोट साइकिल क्या है कि ए से शुरू करा हमने, ये आपके ओरिजिन है, ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये प्रेशर एक्सिस है, ठीक है। ए पॉइंट से हमने शुरू करा, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, वहां पर स्टेट क्या थी, स्टेट का मतलब ए स्टेट पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, P1 और V1, ठीक है। उसके बाद ए से गए स्टेट बी पर, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गए, P2 और V2। अब यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है T2, इसका मतलब ए से बी तक जब वो गया है प्रोसेस तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है जिसको इसने मेंशन कर रखा है T2। तो यहाँ पर ए से जब आप बी पे जा रहे हो तो प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर सेम है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम V1 यहाँ कहीं आएगा, मैंने मेंशन नहीं किया है, और V2 जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर आएगा। तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। V1 का वॉल्यूम मतलब V1 कम है और V2 जो है वो ज़्यादा है।
वहीं पर अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो P1 ज़्यादा है और P2 क्या है, कम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सपेंशन को। किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सपेंशन को। तो देखिए स्टेप 1 मैंने लिख रखा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T2। मतलब क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और हो क्या रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और हो क्या रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और साथ में इसने क्या मेंशन कर दिया, टेम्परेचर T2। तो T2 टेम्परेचर पर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं B से C की। तो B से जब ये C पे गया तो देखिए B पे टेम्परेचर T2 था और C से D पे जो टेम्परेचर है वो T1 है। मतलब A और B तक तो सेम है टेम्परेचर T2 और B से C पे चेंज हो रहा है और C से D पे वापस सेम है T1। तो B से जब ये C पे गया तो टेम्परेचर किस में चेंज हो गया, T2 से लेके T1, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है P2V2 और ये दे रखा है P3V3। तो ये आपके जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस को बता रहा है। किसको बता रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्टेप 2 में लिखा हुआ है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखिए जो V2 है वो यहाँ कहीं है और V3 जो है यहाँ कहीं है, तो वॉल्यूम इसमें भी बढ़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जितना वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा था इतना यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहा। तो यहाँ पर P1V1 से P2V2 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है टेम्परेचर T2 और P2V2 से P3V3 एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसके बाद वापस से स्टेप 3, अब ये उल्टा जा रहा है। तो वॉल्यूम V3 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, V4। वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब आप देखेंगे स्टेप जो आपके है थर्ड, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन एट टेम्परेचर T1। तो टेम्परेचर T1 पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए हमने क्या कहते हैं, कंप्रेशन। तो ये हो गया C से D। उसके बाद वापस से स्टेप 4 D से A, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के 2 स्टेप जो थे A से B और B से C एक्सपेंशन वाले थे, और उसके बाद जो तीसरा और चौथा स्टेप था C से D और D से वापस A, वो कंप्रेशन वाले थे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एट टेम्परेचर T2, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन एट टेम्परेचर T1, एडियाबैटिक कंप्रेशन। समझ में आ गई बात। तो ये आपके 4 स्टेप हैं और 4 प्रोसेस हैं। देखिए अच्छे एग्जाम में नेट और गेट में इन पे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आरपीएससी क्या है, डायग्राम बनाने की इतनी मेहनत नहीं करती है। तो नॉर्मली इस डायग्राम पे या इस साइकिल पे क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, केवल डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अगर मैं आपसे एक कंडीशन पूछूं कि टेम्परेचर T2 और टेम्परेचर T1 में ज़्यादा कौन सा और कम कौन सा है, तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा और कम कौन सा है। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये क्या हो रहा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। और आपको मैंने बताया था कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्यों, मैंने बताया था कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे इसलिए कहा था कि छोटे छोटे कंसेप्ट हेल्पफुल रहेंगे। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, एक्सपेंशन में कम होता है और कंप्रेशन में बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, टेम्परेचर T2 था, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ और टेम्परेचर T1 हो गया। इसका मतलब पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, कम। तो हम कह सकते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, काम आएंगे। तो ये हमने पढ़ ली कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के बाद ये 4 स्टेप हमने देख लिए। इसके बाद इसमें 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा तो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन न्यूमेरिकल आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वर्क का फॉर्मूला दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा। वर्क का फॉर्मूला क्या दे रखा है, W इक्वल्स टू 2.303 R T2 माइनस T1 log V2 बाई V1। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला दे रखा है, W का 2.303 R T2 माइनस T1 log V2 बाई V1। इसके नीचे फॉर्मूला दे रखा है Q2 का। Q2 का फॉर्मूला क्या दे रखा है, 2.303 R T2 log V2 बाई V1। तो यहाँ पर आप देखोगे 2.303 R और log V2 बाई V1 तो सेम है, डिफरेंस केवल इसका आ रहा है। इसमें T2 माइनस T1 है और इसमें क्या है, T2। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर क्या है, W इक्वल्स टू 2.303 R T2 माइनस T1 log V2 बाई V1 और Q2 क्या है, 2.303 R T2 log V2 बाई V1। अब यहाँ पर एक चीज ये है, W है वर्क और Q2 है हीट। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अभी हम कंपेयर करेंगे कि ये तो हो गया हीट और ये हो गया वर्क।
कितनी हीट कितने वर्क में कन्वर्ट हो पाई नहीं हो पाई उसको हम अभी देखेंगे। यहाँ पर मैंने साइड में मेंशन कर रखा है T2 जो है वो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, होता क्या है, एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। सोर्स जो होता है उसमें हीट ज़्यादा होती है, सिंक जो होता है उसमें हीट कम होती है। तो जो सिस्टम है वो सोर्स से हीट लेता है और सिंक को हीट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सोर्स T2 जो कि टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा, क्योंकि Q2 ज़्यादा है, तो T2 क्या है टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो कि ज़्यादा होता है, T1 क्या है टेम्परेचर ऑफ सिंक जो कि क्या होता है कम होता है, Q2 क्या है हीट ऑफ सोर्स जो कि ज़्यादा अमाउंट है, और Q1 क्या है हीट ऑफ सिंक जो कि क्या होता है कम। तो यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में कंपेयर किया था कि कितनी हीट कितने वर्क में कन्वर्ट हुई, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। W इक्वल्स टू 2.303 R T2 माइनस T1 log V2 by V1 और Q2 इक्वल्स टू 2.303 R T2 log V2 by V1। अब देखिए कार्नोट साइकिल हमने पढ़ लिया, आगे दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो जो कार्नोट साइकिल थी वो हीट इंजन की थी, और वो जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है इसका मतलब क्या है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी और वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कितना वर्क किया। अगर मैं कहूँ कि भाई 100% हीट जितनी एब्जॉर्ब करी उतना वर्क हो गया, तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा था कि 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो कितना वर्क कन्वर्ट हुआ हीट में, उसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्क और हीट का फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का मतलब क्या है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी और उसके कंपैरिजन में कितना वर्क किया। तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय अ सिस्टम डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूला हो गया, ईटा इक्वल्स टू W अपॉन Q2, मतलब कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, इसका रेशियो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। हालांकि जो अभी फॉर्मूले लिखे थे उसको जब आप डिवाइड करोगे W और Q2 को, तो आपके फॉर्मूला आएगा ये वाला, मेनली यही काम आता है, लेकिन फिर भी ये भी आपकी फॉर्मूला होता है तो मैंने मेंशन कर दिया Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, और मेन फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 अपॉन T2। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी एफिशिएंसी की वो फ्रैक्शन में आएगी। अगर आप चाहते हो परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नीटा है वो हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू 100%। ये आपके फॉर्मूला हो गया। अब देखिए कई बार मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि बुक्स वाले नोटेशन चेंज कर देते हैं, अलग अलग बुक में वो नोटेशन, किसी में क्या होता है प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो T2 जो है वो मैंने किसका टेम्परेचर लिया है, सोर्स का, और T1 जो है मैंने किसका टेम्परेचर लिया है, सिंक का। तो कंडीशन क्या हो गई, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब मान लीजिए कि किसी बुक में नोटेशन चेंज हो जाए, चेंज का मतलब क्या है, T1 तो सोर्स का टेम्परेचर हो जाए और T2 क्या हो जाए, सिंक का टेम्परेचर हो जाए, तो T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपके फॉर्मूला है उसमें नोटेशन का मतलब क्या है, समझ आ गई बात। तो मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है, सोर्स का टेम्परेचर माइनस सिंक का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सोर्स का टेम्परेचर इंटू 100%। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है वो ये है टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। तो जब भी ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना है। केल्विन का जो स्केल है उसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। बाकी काफ़ी सारे स्केल होते हैं, जैसे नॉर्मली हम डिग्री सेंटीग्रेड काम में लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना है। क्लियर। यहाँ पर मैंने साइड में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके लिए कि मान लीजिए क्वेश्चन सिंपली आता है कि टेम्परेचर जो T1 है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 जो है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है वो क्या होगा, तो आप मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। आप चाहो तो सिंपल फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, आप चाहो तो परसेंटेज में भी बता सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वापस से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब हमने देखा तो आपको मैंने बता रखा था कि जो वर्क और हीट है वो आपके क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो वर्क निकालने का फॉर्मूला है ग्राफिकल, वो क्या है कि जो आपने लिया है वो आपके उसके नीचे का जो एरिया होता है वो आपके वर्क होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो ओवरऑल वर्क है वो इसका एरिया होता है।
ठीक है, वो इसका क्या होता है, एरिया। बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जो कार्नोट साइकिल उसमें 4 प्रोसेस कौन से हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो वो प्रोसेस पे फिर भी आरपीएससी क्वेश्चन ना पूछे, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपके एंट्रोपी। अब देखिए एंट्रोपी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो देखिए बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे चाहे आप इंटरनल एनर्जी कहो, चाहे आप हीट कहो, चाहे वर्क कहो, चाहे एंथैल्पी कहो, ये सारी एनर्जी की टर्म्स हैं। एनर्जी की टर्म्स का मतलब इनकी जो यूनिट होगी वो आप या तो जूल में कह सकते हो या कैलोरी में कह सकते हो। जैसे वर्क की हम नॉर्मली जूल में लिखते हैं, इंटर एनर्जी की जूल में लिखते हैं, लेकिन जब हीट की बात आती है तो कैलोरी में भी हम लिखते हैं। तो वहाँ पर आपको जूल और कैलोरी में दोनों में मैंने आपको यूनिट में रिलेशन भी बताया था। यहाँ पर मेन बात यह है कि एंट्रोपी की जो यूनिट होती है वो आपके जूल या कैलोरी नहीं होती। जैसे अभी हमने सेकेंड लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, ds इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे फॉर्मूला तो आपको पता चल जाए कि जो s की यूनिट है वो आपके जूल या कैलोरी में नहीं है। तो Q अगर कैलोरी में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर केल्विन। समझ में आ गई बात। और उसके अलावा मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो सिंपल हीट, सिंपल एंथैल्पी, सिंपल एंट्रोपी आपके क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है अमाउंट पे। लेकिन अगर मैं मोलर कह दूं तो वहां पर उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो अगर मैं कह रहा हूं एंट्रोपी, तो एंट्रोपी की यूनिट होगी कैलोरी पर केल्विन। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मोलर एंट्रोपी तो यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब वापस आते हैं एंट्रोपी पे। देखिए एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी किस चीज को बताता है, एंट्रोपी बताता है रैंडमनेस को, अव्यवस्था। जितनी अव्यवस्था ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी, एंट्रोपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और एंट्रोपी से एक्चुअल में होता क्या है कि एंट्रोपी अगर बढ़ती है तो वर्क क्या होता है, कम हो जाता है। वर्क क्या होता है, कम हो जाता है। खैर उसके हम नहीं जा रहे, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मेन बात क्या है कि एंट्रोपी बताती है रैंडमनेस को, अव्यवस्था को बताती है। तो यहां पर हमने कहा एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम में रैंडमनेस या अव्यवस्था कितनी ज्यादा है उसको कौन बता रहा है, एंट्रोपी। इसका मतलब अगर एंट्रोपी ज्यादा है तो सिस्टम में अव्यवस्था ज्यादा है, और अगर एंट्रोपी कम है मतलब सिस्टम में अव्यवस्था क्या है, कम है। तो ये बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। तो जितना हम डिटेल में जाते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम में रैंडमनेस कितनी ज़्यादा है उसको कौन मेजर कर रहा है, एंट्रोपी को। एंट्रोपी मेजर कर रहा है उसको। ठीक है, इसके बाद आगे दे रखा है हायर द डिसऑर्डरनेस, ब्रैकेट में है रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, हायर वुड बी इट्स एंट्रोपी। तो यहां पर आप इसको ऐसे समझो कि सिस्टम जो है जितना सिस्टमैटिक होगा, जितना ऑर्डर्ड होगा, उसकी एंट्रोपी कम होगी। सिस्टम में जितना डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। तो आप इसको ऐसे समझो कि जितना रैंडमनेस ज्यादा है, जितनी डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, एंट्रोपी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसी के बेस पे यहां पर ये चीजें आती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो। अब वो ये तो डेफिनेशन तो पूछता नहीं है, वो आपको देता है कि निम्न में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। अब वो अलग अलग फॉर्म में देता है, रिएक्शन के फॉर्म में दे सकता है, फिजिकल स्टेट के फॉर्म में दे सकता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में दे सकता है। अलग अलग कंसेप्ट काम में आते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, कि एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी लिक्विड की होगी और लिक्विड से ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, गैस की होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड में आपके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होता है, सिस्टमैटिक ज़्यादा होता है। लिक्विड की बात करें तो सॉलिड से कम सिस्टमैटिक होता है, और गैस की बात करें तो कोई सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। मॉलिक्यूल्स क्या हैं, स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आपके बहुत सिंपल सा ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्रोपी है सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की, लिक्विड से ज़्यादा गैस की। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन होता है, हालांकि वो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था, लेकिन फिर बाद में उसने क्या करा, उसको डिलीट कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जब आप एग को बॉईल करते हो, तो एग को जब हम बॉईल करते हैं, तो जब एग जो है स्टार्टिंग में है तो अंदर का जो उसका पार्ट है वो लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने एग को बॉईल किया तो बॉईल करने के बाद एग का क्या हो गया, पहले तो था लिक्विड और बॉईल करने के बाद क्या हो गया, सॉलिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जब आपके बॉइल्ड एग है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, पहले वाले से कम होगी या ज़्यादा होगी। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई एग सिंपल था लिक्विड
और बॉईल करने के बाद हो गया सॉलिड। और यहाँ पर ऑर्डर क्या दे रखा है, सॉलिड की एंट्रोपी कम है, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा है, तो आप कहोगे बॉइल्ड एग की जो एंट्रोपी है कम है। यहाँ पर कंसेप्ट दूसरा लगता है। कंसेप्ट क्या लगता है कि जब एग ओरिजिनल फॉर्म में था तो वहाँ पर उसकी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी वो नेचुरल थी, ऑर्डर्ड थी, लेकिन जब आपने उसको बॉईल किया तो वहाँ पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्टर्ब, मतलब रैंडमनेस आ जाती है। तो वहाँ पर अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के सेंस में बात करें तो बॉइल्ड एग की एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जब वो ओरिजिनल फॉर्म में था तो प्रोटीन सिस्टमेटिकली अरेंज्ड थे, और जब आपने बॉईल किया तो उसके प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गई, जिससे उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा था, इसका आंसर आना भी चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया इसमें और इसमें, तो उसने आरपीसी ने क्या करा, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ सही क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और कुछ गलत जो क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन गलत दे रखे होते हैं वो क्वेश्चन आरपीसी डिलीट नहीं करती है। तो थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो सकता है या नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि बाई चांस अगर वो डिलीट नहीं हुआ तो फिर आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, हालांकि थोड़ी गलती है, तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी है वो है सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा गैस। अब क्योंकि आरपीसी ने इसको डिलीट कर दिया है तो दोबारा आरपीसी नहीं देगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बेस पे, इसके एप्लीकेशन के बेस पे वो क्वेश्चन पूछती है निम्न में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है और किसकी एंट्रोपी कम है। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि एंट्रोपी पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो केवल ये जानना चाहते हैं कि निम्न में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। तो एक कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की, लिक्विड से ज़्यादा गैस की, और उसमें एक्सेप्शन बता दिया बॉयल एग का। इसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या दे रखा है, ए और ए एक्वस। अब देखिए लैंग्वेज में लिखने की जगह मैंने सिंपल नोटेशन के फॉर्म में लिखा। इसका मतलब क्या है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसको आप सॉल्यूट कह सकते हैं। तो जब आप उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो होता क्या है कि जब वो सॉलिड था तो एक लिमिटेड जगह पर वो फिक्स था। जब आपने उसका सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो वो क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए, स्कैटर्ड हो गए। तो वहाँ पर जब आप किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉलिड जब वो था तो एक लिमिटेड जगह में था, और सॉल्यूशन में वो क्या हो गया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया या फैल गया। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। क्या होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे दे रखा है फॉर मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर अगर आप दो गैस को मिक्स कर रहे हैं या दो से ज़्यादा गैस को मिक्स कर रहे हैं, अब वो जो दो गैस है या दो से ज़्यादा गैस है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मिक्स करूं, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन को मिक्स करूं, या फिर मैं डिफरेंट गैसेस को मिक्स करूं, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मिक्स करूं। वो जो दो गैस है वो सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, रियल हो सकती है, आइडियल हो सकती है। मतलब किन्हीं भी दो प्रकार की गैसेस को आप, या दो से ज़्यादा प्रकार की गैसेस को जब आप मिक्स करते हैं तो उस केस में जो मिक्सिंग के बाद जो एंट्रोपी है वो क्या आएगी, डेल एस मिक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जब आपने दो गैस को मिक्स करा तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो गई। किन्हीं भी दो प्रकार की जो गैस है उनको जब आप मिक्स करोगे, दो से ज़्यादा गैस को मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद एंट्रोपी जो है सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पर आप दो लैंग्वेज कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई, या आप कह सकते हो डेल एस मिक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, इस पे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। आगे दे रखा है यूनिट। यूनिट मैंने आपको बता दिया कि जो अभी हमने सेकंड जो हमने थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ा था, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इससे आप बता सकते हैं कि एस की यूनिट क्या होगी। मैंने आपसे कहा था बाकी जितनी भी एनर्जी के टर्म्स हैं, चाहे हीट हो, चाहे वर्क हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंथैल्पी हो, सबकी यूनिट आप जूल या कैलोरी में मेंशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन। उसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन। अगर मैं कहूँ मोलर एंथैल्पी है तो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बता दी कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जीरो हो जाएगा, तो एंट्रोपी जो ds है वो भी जीरो हो जाएगी। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट भी कांस्टेंट रहती है और एंट्रोपी भी क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आपके है एंट्रोपी चेंज इन एन आइडियल गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले जो कंसेप्ट हैं वो इजी है। इजी का मतलब हमने एक बार पढ़ा और थ्योरेटिकल है तो हमें याद हो गया। क्या याद हो गया कि भाई सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी लिक्विड की, लिक्विड से ज़्यादा एंट्रोपी गैस की। फिर हमें क्या याद हुआ कि भाई सॉलिड सब्सटेंस था, उसको हमने एक्वस सॉल्यूशन बना दिया उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद पार्टिकल दूर दूर हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। उसके बाद हमने कहा कि भाई दो गैस है, उनको जब आपने मिक्स करा तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, याद रह जाते हैं। लेकिन जब मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है तो वो हमें आसानी से याद नहीं होता, और क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है तो यहाँ पर हो सकता है आपको जल्दी से याद ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिए, पहले तो हेडिंग क्या है, एंट्रोपी चेंज इन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर आप मिक्सिंग नहीं कर रहे हो, केवल आइडियल गैस है, उसमें आप टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर उसमें एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या दे रखा है, दो तरीके से फॉर्मूला दे रखा है, एक आपके प्रेशर के सेंस में दे रखा है, एक आपके वॉल्यूम के सेंस में दे रखा है। ठीक है, पहला फॉर्मूला दे रखा है डेल एस इक्वल्स टू 2.303 NCV log T2/T1 प्लस 2.303 NR log V2/V1। तो अगर वॉल्यूम में फॉर्मूला दे रखा है तो यहाँ पर CV आएगा। क्या आएगा, CV। नीचे वाला फॉर्मूला पढ़ता हूँ, डेल एस इक्वल्स टू 2.303 NCP log T2/T1 प्लस 2.303 NR log P1/P2। तो अगर वॉल्यूम दे रखा है तो CV आएगा, और प्रेशर दे रखा है तो CP आएगा। फिर हमने पढ़ रखा है कि वॉल्यूम और प्रेशर उल्टे चलते हैं, तो यहाँ पर V2/V1 है तो यहाँ पर P1/P2 है। तो वापस से फॉर्मूला देख लेते हैं, डेल एस इक्वल्स टू 2.303 NCV log T2/T1। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसको हटा के बाकी चीज़ सेम है, 2.303 N log T2/T1, 2.303 N log T2/T1 ये सेम है। यहाँ पर CV है और यहाँ पर CP है। इसके बाद यहाँ पर है 2.303 NR log V2/V1, 2.303 NR log P1/P2। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। एक चीज़ और, यहाँ पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये NR है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये यूनिट चेंज, यूनिट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ से आप फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। जैसे PV इक्वल्स टू NRT होता है, PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। और PV जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। जैसे अभी हम बात करें W क्या होता है, माइनस PdV। तो PdV का जब आप देख रहे हैं तो PdV की यूनिट वही आ रही है जो W की यूनिट आ रही है। इसका मतलब W जो है उसकी यूनिट क्या है, जूल है। तो जूल जो है उसके सामने क्या है, NRT। इसका मतलब NRT की जो यूनिट आएगी वो भी जूल आएगी, NRT की यूनिट आएगी वो भी क्या आएगी, जूल आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको टेम्परेचर से डिवाइड करोगे तब जूल पर केल्विन आएगी। तो यहाँ पर इसमें NR दे रखा है, NRT नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से याद है तो क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फाइनली आपके क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो पूरा फॉर्मूला दे रखा है कि जब कोई कंडीशन नहीं है तो ये फॉर्मूला है। अब अगर वो कंडीशन अप्लाई कर दे कि भाई ये वाला प्रोसेस है तो फॉर्मूला क्या होगा, या ये वाला प्रोसेस है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो तीन दे रखे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो T2 और T1 सेम हो जाएंगे। तो जब T2 और T1 सेम हो जाएंगे तो T/T1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू आती है 0। तो उस केस में फॉर्मूला आप दो तरीके से लिख सकते हो। भाई ये टर्म 0 हो गई, तो अगर मैं वॉल्यूम के सेंस में लिखूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2.303 NR log V2/V1। या फिर मैं लिख सकता हूं नीचे प्रेशर के फॉर्म में, दो तरीके से लिख सकते हैं, 2.303 NR log P1/P2। तो ये आपके फॉर्मूला आ जाएगा। कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये टर्म क्या हो गई, 0, क्योंकि T2/T1 जो है टेम्परेचर सेम हो गया, तो T2/T1 क्या हो जाएगा, 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये था आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस में, किसमें, आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या है कि जो प्रेशर है वो सेम है,
तो प्रेशर सेम होने से क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। अब देखिए बाकी के फॉर्मूले आप एक तरीके से लिख सकते हैं, इसमें आप फॉर्मूले दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जो फॉर्मूले हैं वो आप एक ही तरीके से लिख सकते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या है कि जो प्रेशर है वो सेम है, तो प्रेशर सेम होने से क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। तो जब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो ये वाली टर्म बच गई। तो आप कैसे लिख सकते हो फॉर्मूला, डेल एस इक्वल्स टू 2.303 डेल एस इक्वल्स टू 2.303 NCP log T2/T1 क्या हो जाएगा, T2/T1। तो ये आपके फॉर्मूला आ गया कब, जब आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वहां पर प्रेशर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर प्रेशर नहीं आ रहा है। तो यही फॉर्मूला काम में आएगा, प्रेशर सेम हो गया, ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो ये आपके बच गया 2.303 NCP log T2/T1। इसके बाद हमने कहा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम लेना है, और यहाँ पर आपके वॉल्यूम जो है सेम हो गया, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा डेल एस इक्वल्स टू 2.303 NCV log, अब देखिए NCV log, यहां पर आपके वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर आपके CV आ जाएगा, और यहां CP था, NCV log T2/T1। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों के फॉर्मूले में केवल एक ही डिफरेंस है, यहां पर CP है और यहां पर CV है। समझ आ रही बात। तो ये आपने कंडीशन अप्लाई करके फॉर्मूले बना लिए। तो अगर आपको मेन फॉर्मूला याद है तो कंडीशन वाला फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जगह अगर आप ये भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसी से आप ये वाले फॉर्मूले बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं। वो कहेंगे कि भाई आइडियल गैस है, क्या है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर कोई कंडीशन नहीं दे तो ये दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं, और अगर कंडीशन दे दे कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। समझ आ गई बात। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।